सत्ता में आज अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन जय हो को डिकोड करेंगे। आपको बताएंगे कैसे भारत ट्रंप और शहबाज की नापाक दोस्ती पर कूटनीतिक मैसेज दे रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत अपने हितों से समझौता बिल्कुल नहीं करेगा। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर एफआईआर हो गई है। इसके बाद राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि क्या जुमला कहना अब अपराध हो गया है। वो एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। सत्ता में आज तेजस्वी पर लगी कई धाराओं वाली कुंजी तैयार है, जिसमें सियासी शोले हैं। जम्मू कश्मीर में जमाती शिक्षा पर राज्य की सरकार ने बड़ी स्ट्राइक की है। जमाते इस्लामी के 215 स्कूलों का प्रबंधन अब सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। शिक्षा विभाग के नए आदेश पर घाटी में सियासी कलेश है। इसकी पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। देश में 40% मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस हैं। एडीआर की नई रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। देश में कुल 30 में से 12 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 33% मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारत पर अमेरिका के एक्स्ट्रा टैरिफ को जवाब देने की बड़ी तैयारी हो रही है। बीजेपी वोकल फॉर लोकल को बड़ी मुहिम बनाएगी। बीजेपी और संघ जल्द ही स्वदेशी जागरण अभियान शुरू करेंगे। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी महासचिवों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आधे हिंदुस्तान में मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिले जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर पानी है, लोग घरों में कैद हो चुके हैं। सत्ता के न्यूज मित्रों को एक और जानकारी दे दें। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर पीएम मोदी ने स्पेस मिशन वाला संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द भारत का अपना स्पेस स्टेशन का सपना पूरा होगा। जल्द भारत मिशन गगनयान के लिए उड़ान भरेगा। उन्होंने ये भी कहा कि शुभांशु शुक्ला ने देश का गौरव बढ़ाया है। ट्रंप और मुनीर की दोस्ती पिछले कुछ दिनों से कूटनीति की दुनिया में एक पहेली बनी हुई थी। हर तरफ एक ही सवाल था कि पाकिस्तान अमेरिका की इस बढ़ती दोस्ती पर भारत कब बोलेगा। लेकिन आज दुनिया को इसका जवाब मिल गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बता दिया कि अमेरिका पाकिस्तान की इस नापाक दोस्ती वाले गुब्बारे में बस स्वार्थ की हवा भरी हुई है। उन्होंने अपने बयान में मुनीर का नाम लिए बिना ही इतिहास का वो पन्ना पलटा जिसमें साफ साफ लिखा था कि गद्दारी पाकिस्तान की आदत है और मौके का फायदा उठाना अमेरिका की नीति है। इसीलिए आज सत्ता की पहली कुंजी हमने अमेरिका पाकिस्तान के इसी ठग बंधन पर तैयार की है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान के कट्टरपंथी जनरल मुनीर को दोस्ती का जो आशीर्वाद दिया है उसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। पिछले 48 घंटे में जो हुआ वो इस बात का सबूत है कि अब मुनीर की तानाशाही आउट ऑफ कंट्रोल है। उन्होंने पाकिस्तान की संसद से जबरदस्ती एक ऐसा बिल पास कराया है जिसके बाद मुनीर आर्मी किसी को भी पकड़कर जेल में डाल सकती है। मुनीर ने अपने विरोधियों के 100% खात्मे का ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। पूर्व पीएम इमरान खान के रिश्तेदारों को जेल में डाला जा रहा है। मुनीर ने भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश के ब्रेन वॉश का प्लान एक्टिव किया है। इसके लिए पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार को दूत बनाकर बांग्लादेश भेजा गया है। मुनीर के इस इच्छाधारी एजेंडे के पीछे ट्रंप की चापलूसी वाले टॉनिक की ताकत है। ऐसे में यह सवाल है कि जो अमेरिका खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक और मानवाधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक मानता है, उसे मुनीर की ये साजिशें क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? दरअसल ट्रंप की आंखों पर खुदगर्जी की पट्टी बंधी है। उन्हें आजकल नोबेल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने नोबेल नॉमिनेशन के बदले में मुनीर को हर गुनाह की छूट दे दी है। लेकिन ट्रंप मुनीर की ये दोस्ती भारत के लिए कोई खतरा नहीं है। भारत जानता है कि ये रिश्ता सीजनल है, जिसका ना कोई मजबूत आधार है, ना कोई नई उम्मीद। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी आज कहा, पाकिस्तान अमेरिका के बीच दोस्ती का पुराना इतिहास है। दोनों ने अक्सर अपने उस इतिहास को नजरअंदाज किया। आज जो पाकिस्तानी फौज अमेरिका की दोस्त बनी हुई है, उसी अमेरिका की फौज ने एबटाबाद में जाकर क्या किया था, एबटाबाद में कौन मिला था, ये सबको पता है। जयशंकर का इशारा अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 आतंकी उसामा बिन लादेन को वर्षों पाकिस्तान में मेहमान बनाकर रखने की तरफ था। Are you surprised at the manner in which Pakistan, US have come to, at least the Trump administration, have suddenly cozied up and come together? Did it catch you by surprise? Look, they have a history with each other.
and they have a history of overlooking their history. It's not the first time we've seen things. And the interesting thing is, when you look sometimes at the certificates, say somebody in the military will give, it's the same military which went into Abbottabad and found who there. It is a fact that at that time phone calls were made. Phone calls were made by the US, phone calls were made by other countries as well. I mean, this is not a secret. I mean, at least in my case, almost every phone call I had, definitely every American phone call I had, is there on my X account. So when something like this happens, countries do call up. I mean, after all, don't I call up? That is one thing. It is something quite different to assert mediation, or to assert that an outcome which was negotiated between India and Pakistan was not negotiated between India and Pakistan. It was. Since 1970s, for more than 50 years now, there's a national consensus in this country that we do not accept mediation in our relations with Pakistan. एस जयशंकर के इस बयान से पाकिस्तान और अमेरिका को एक साथ जवाब मिल गया है, लेकिन फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर मानने को तैयार नहीं है। वो 3T वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर मुनीर ने टॉर्चर वाली नीति अपनाई है, भारत के खिलाफ टेरर वाली नीति अपनाई है, कूटनीति के लिए ट्रेड को टूल बना दिया है, तेल का सपना दिखाकर बांग्लादेश पर नियंत्रित करने का प्लान है। इसके लिए पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार बांग्लादेश के दौरे पर हैं। वो बांग्लादेश की सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जमात इस्लामी के नेताओं से भी मिलेंगे। जमात इस्लामी का आतंकियों से संबंध का एक इतिहास रहा है। मुनीर का प्लान बांग्लादेश को आतंकवाद और भारत विरोधी अभियानों का केंद्र बना देना है। इसके लिए बांग्लादेश में ISI का नेटवर्क सक्रिय हुआ है। बांग्लादेश को आतंकी अड्डा बनाने की कोशिश है। मुनीर चाहते हैं कि बांग्लादेशी सेना प्रमुख वकार उज़्ज़मा को हटा दिया जाए और पाकिस्तान समर्थक किसी ऑफिसर को आर्मी चीफ बनाया जाए। बांग्लादेश जाने माने पत्रकार सलाउद्दीन शुएब चौधरी का दावा है कि ये साजिश भी अमेरिका में ही की गई है। US दौरे के दौरान मुनीर ने ट्रंप के सामने ये ऑफर रखा कि खनिजों के बदले उसे बांग्लादेश की विदेश नीति पर कंट्रोल चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान की साजिशों में ट्रंप पूरा साथ दे रहे हैं। शायद ट्रंप को ये लगता है कि वो ये सब करके भारत पर दबाव डाल सकते हैं, भारत से अपने फायदे की ट्रेड डील कर सकते हैं। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज ट्रंप को भी साफ संदेश दे दिया। ये कहा कि हमारे लिए भारत का हित सबसे पहले है, किसानों के हितों से समझौता नहीं हो सकता है। आपको भारत से तेल खरीदना है या आपका पसंद नहीं है तो आप नहीं खरीदें, लेकिन हकीकत यह है कि यूरोप और अमेरिका भी तेल खरीद रहे हैं। भारत के स्पष्ट संदेश को ट्रंप को नोट कर लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि भारत के खिलाफ कोई दबाव काम नहीं आएगा। We've not had a US president who's conducted foreign policy as publicly as the current one. That itself is a departure. That's not limited to India. That's limited. In fact, for that matter, who's not conducted his domestic policies as publicly as this one too. President Trump's way of dealing with the world, even dealing with his own country, is a very major departure from the traditional orthodox manner of doing so. So anybody who thinks that, who criticizes what we are doing, my counter question is, are you therefore willing to compromise on those things? Because I'm not. There are allegations which come from the other side of not just purchase of oil, but profiting from oil. How do you respond to those accusations? Look, it's funny to have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. Okay, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. सत्ता में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जमाती शिक्षा पर सरकार के सबसे बड़े एक्शन की, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है।
जमाते इस्लामी वाली शिक्षा पर जम्मू कश्मीर की सरकार का वो आदेश आज ट्रेंड कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भारत में जमाते इस्लामी की मौजूदगी अभी भी है क्या, लेकिन ये सत्य है। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे स्कूल हैं जिसका मैनेजमेंट जमाते इस्लामी देख रहा था, लेकिन अब सरकार ने कानूनी चाबुक चलाते हुए ये अधिकार छीन लिया है। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी द्वारा संचालित 215 स्कूलों पर अब सरकार का कंट्रोल होगा। हमारे पास जम्मू कश्मीर सरकार के ऑर्डर की कॉपी भी मौजूद है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 215 स्कूलों की मैनेजिंग कमेटी से प्रबंधन का अधिकार लिया जा रहा है। अब इन स्कूलों का मैनेजमेंट डीएम देखेंगे, मतलब सरकार इसे देखेगी। ये आदेश जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। इस आदेश की विस्तृत जानकारी देने से पहले आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी पर सरकार की ये ट्रिपल स्ट्राइक है। वर्ष 2019 में जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। वर्ष 2022 में जम्मू कश्मीर में मौजूद जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर की कई संपत्तियों को जब्त किया गया था। अब इस वर्ष 215 स्कूलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उनसे ले ली गई है। नए आदेश में जिला मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया है। जम्मू सरकार के इस फैसले को अच्छे से समझने के लिए आपको इस आदेश के सारांश को समझना चाहिए। आपको ये भी जानना चाहिए कि ये कश्मीर में जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर की विचारधारा पर एक बड़ा प्रहार है। हालांकि इन स्कूलों को जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की रिकॉग्निशन भी हासिल थी। ऐसे में सवाल यह है कि फैसला क्यों लिया गया है, इसे भी आइए समझते हैं। खुफिया एजेंसियों ने 215 स्कूलों की पहचान की थी। ये स्कूल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे, जिसके बाद 215 स्कूलों की प्रबंध समितियों की वैधता समाप्त की गई। अब जिला मजिस्ट्रेट संभालेंगे स्कूलों का प्रबंधन। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि 215 स्कूलों के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट दी गई थी। इन स्कूलों को संचालित करने वाले मैनेजमेंट की वेरिफिकेशन रिपोर्ट एडवर्स श्रेणी में आई है। हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित हो कि इन स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का भविष्य प्रभावित ना हो। इस आदेश के बाद अब राजनीति भी गरमाई हुई है। हालांकि शिक्षा मंत्री सकीना यत्तू ने इस आदेश का मतलब स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा है कि इन स्कूलों का मैनेजमेंट नजदीकी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल देखेंगे। शिक्षक, छात्रों और शिक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पर यह एक्शन हुआ है। दो 215 स्कूल जो है जमात इस्लामिया द्वारा संचालित जो है किए जा रहे हैं, उन पे केंद्रीय गृह विभाग द्वारा जो है जो आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कहीं ना कहीं जो इनका मैनेजमेंट है 2019 में हालांकि जमात इस्लामिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गृह विभाग द्वारा जो है साफ आदेश जारी कर दिए गए हैं और जिला उपायुक्त जो है वो पूरा अभी मैनेजमेंट जो है टेक ओवर करेंगे ऐसे स्कूलों का। 215 स्कूल है। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो इसको इस वक्त बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, जिनके दौर में ये CID वेरिफिकेशन नेगेटिव आई थी, उन्होंने बात नहीं की। तब वो मिनिस्टर थे और उन्होंने कुछ आवाज़ नहीं उठाई और आज बेबुनियाद वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ड्रामा चढ़ा रहे हैं। और इतने बरसों में इन्होंने इन स्कूल्स के लिए उन 51,000 बच्चों के लिए कोई बात नहीं की। इन स्कूलों में से बहुत ही नामवर शख्सियत उभरी हैं और इसके साथ हज़ारों के तादाद में, मेरे ख्याल में कोई 50-60 हज़ार तो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फैमिलीज़ हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से इसको बंद कर, इसको टेक ओवर करना, तो आज इन्होंने इतना बड़ा सिस्टम जो एक बना हुआ है उसको एक हिसाब से तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। वजीर साहिबा कहती एक बात कहती है और कमिश्नर साहब जो ऑर्डर इशू करते हैं वो कुछ और है। असल मसला ये है कि कश्मीर के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको बचाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी है हर सूरत में। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंसाफ और इंसानियत के तकाज़ों के मुताबिक बात होनी चाहिए। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी वाले स्कूल कहाँ थे, किन जिलों में थे, यहाँ क्या हो रहा था। ये सवाल मन में उठना स्वाभाविक है क्योंकि जमाते इस्लामी एक प्रतिबंधित संगठन है जम्मू कश्मीर में। सिर्फ 30 सेकंड में ये जानकारी भी आइए आपको दे देते हैं। घाटी के सभी 10 जिलों में 215 स्कूलों का प्रबंधन सरकार ने अपने हाथ में लिया है। अनंतनाग में 37 स्कूल हैं, बांदीपुरा में 6 स्कूल हैं, बारापुला में सबसे ज्यादा 53 स्कूल हैं जमाते इस्लामी से जुड़े हुए। बडगाम में 20 और गांदरबल में 6, कुलगांव में 16 और कुपवाड़ा में
36, पुलवामा में 22 और शोपियां में 15, श्रीनगर में ऐसे 4 स्कूल हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का कहना है कि सरकार शिक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ ना करे, लेकिन सवाल है, क्या स्कूलों को जमाते इस्लामी वाली विचारधारा से आजाद करना शिक्षा से खिलवाड़ है? सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहां पढ़ रहे छात्रों के करियर पर कोई असर नहीं होगा। इससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि जमाते इस्लामी पर गंभीर आरोप लग रहे थे। ये कहा जा रहा था कि इस तरह के संस्थानों ने 2008, 2010 और 2016 में बड़े पैमाने पर अशांति फैलाई थी। और आइए अब बात करते हैं राजनीतिक सत्ता की खबरों में बात बिहार की। बिहार की खबरें राजनीतिक सत्ता में काफी ट्रेंडिंग हैं और राजनीतिक सर्कल में काफी स्पेस भी ले रही हैं। दरअसल इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। उससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, जबकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का दौरा किया है। लेकिन उनके बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव की एक टिप्पणी से विवाद हो गया है और मामला एफआईआर तक पहुंच गया है। इस एफआईआर के अलावा बिहार में जारी वोट अधिकार यात्रा में नेताओं की भीड़ बढ़ने वाली है। इसमें प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन के शामिल होने की खबरें हैं। इन दोनों पर हमने विस्तार से एक कुंजी तैयार की है। इसके अलावा बिहार की ही एक और खबर होगी जिसमें बताएंगे कि क्यों एक भ्रष्ट इंजीनियर ने रात भर नोट जलाए। लेकिन पहले तेजस्वी यादव की एफआईआर की कहानी को आइए समझते हैं। दरअसल कल पीएम मोदी बिहार में थे। बिहार में उन्होंने करीब 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। गया जी में उनकी एक रैली भी थी। लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने लगा। इस पोस्ट में तेजस्वी यादव ने एक कार्टून शेयर किया था जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को बयानबाजी की दुकान बताया था। कार्टून में एक साइन बोर्ड दिख रहा है जिस पर लिखा है बयानबाजी की मशहूर दुकान। कार्टून शेयर करने के साथ तेजस्वी ने पोस्ट लिखकर प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल के साथ साथ बिहार में एनडीए के 20 सालों के शासन का हिसाब देने की बात कही थी। उन्होंने आगे लिखा था, गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान। प्रधानमंत्री जी गया में बिना हड्डी की जुबान से झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, लेकिन बिहार की न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी। तेजस्वी यादव के इसी पोस्ट पर देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से बीजेपी विधायक मिलिंद रामजी नरोटे की शिकायत पर तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, धारा 156, धारा 152 और धारा 153 के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा यूपी के शाहजहांपुर में भी तेजस्वी यादव के पोस्ट से नाराज बीजेपी नेता शिल्पी गुप्ता ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद यहां भी तेजस्वी यादव पर 197(1)(a), 153(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि एफआईआर से डराने की कोशिश ना करे बीजेपी, वो डरने वाले नहीं हैं। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। जिन लोगों ने किया है वो लोग जाने, सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी हो रही है। पार्टी लाइन पर एफआईआर का समर्थन करने और विरोध करने की होड़ लगी है। बीजेपी कह रही है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान करना गलत है, जबकि विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि वो एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। बयानों की एक रील देखिए, फिर आपको इस खबर का एक दूसरा एंगल भी बताएंगे। प्रधानमंत्री जी देश की जनता के दिलों में बसते हैं। ऐसे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना बहुत निंदनीय है। देश देख रहा है, लेकिन जिनने ये कहा वो सुन लें। सूरज के ऊपर थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पे आकर ही गिरेगा। कुछ नहीं लिखा था, बहुत प्यारी बात कही थी कि जुमला जी आ रहे हैं, और वो पार्ले जी वाली तस्वीर की तरह का जो था हमारे समर्थकों ने बनाया। और अगर एफआईआर का डर दिखा करके वो चाहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का बिहार में नारा ना लगे, तो प्रधानमंत्री जी आप मुगालते में हैं, आप अपने लोगों से 100 मुकदमे करवा लीजिए। लालू यादव जी ने भी कभी शब्दों के चयन पर नहीं
जोड़ दिया, जो मन आया सो कहा। तो वापस पूत प्राप्त थोड़ा कम से कम थोड़ा थोड़ा तो होगा ही। तो तेजस्वी यादव ने उनसे ज़्यादा गालियां देना शुरू कर दी, और जिन लोगों ने केस की है उनको मैं धन्यवाद दूंगा। सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का प्रयोग और मर्यादित टिप्पणी करना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करिएगा कि हम पिंडदान करने गए हैं। एफआईआर तो कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी के ऊपर होता है, हुआ है तो उसको तो उसका सामना वही करेगा। अब इस खबर को दूसरे एंगल से देखिए। अभी 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया। 130वें संशोधन विधेयक में ये व्यवस्था है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्रियों को 30 दिनों तक जेल में रहना पड़ता है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। विपक्ष ने इसका विरोध किया था। उन्हें डर है कि सरकार गलत मामलों में फंसाकर पद छीनने की कोशिश कर सकती है। अब तेजस्वी यादव के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, अगर ऐसे में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उनके लिए समस्या बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव पर धारा 196(1)(a) के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसमें राज्य की एकता, अखंडता या संप्रभुता भंग करने का मामला बनता है। इसमें सजा के तौर पर 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना हो सकता है। अब अगर धारा 196(1)(a) के तहत तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जाता है और इस दौरान वो किसी संवैधानिक पद पर रहते हैं तो 30 दिनों तक उन्हें अगर जमानत नहीं मिलती है, वो जेल में रहते हैं, तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। विपक्ष इस कानून और कानून के बाद ऐसी एफआईआर को इसी एंगल से देख रहा है। बिहार की खबरों में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वोट अधिकार यात्रा में क्या हो रहा है ये समझते हैं। राहुल गांधी ने 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा को 7 दिन हो चुके हैं और ये धीरे धीरे चर्चा इसकी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिन में इसमें कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं, जिसमें प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन समेत कई राज्यों के सीएम प्रमुख होंगे। आज राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा कटिहार पहुंची। यहां उन्होंने मखाना उपजाने वाले किसानों से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है, मगर दिन रात धूप पानी में मेहनत करने वाले किसान मजदूर मुनाफे का 1% भी नहीं कमाते हैं। बड़े शहरों में 1000 से 2000 रुपए किलो बिकता है, मगर इन मेहनत कशों के पूरे उद्योग की नींव को नाम मात्र का दाम मिलता है। वैसे किसानों की समस्या और हर दिन के राजनीतिक हमलों से अलग हमने ये समझने की भी कोशिश की है कि बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा कैसे आगे बढ़ रही है और इस पूरी यात्रा को कैसे प्लान किया गया है। इस पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिससे उन्हें राजनीतिक यात्राओं के पीछे की कहानी भी पता चलेगी। पूरी यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी में एक नई तरह की केमिस्ट्री देखने को मिली है। राहुल गांधी के लिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो आने वाले वक्त में अगले पीएम होंगे, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि ड्राइविंग सीट पर बिहार से कौन बैठा है क्या आपको नहीं दिखता, यानी इशारा कर रहे हैं तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे। तो कि और आरक्षण विरोधी है भाजपा, ये बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं। गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, ईबीसी विरोधी है। सही कह रहे हैं हमारे नेता है। राहुल गांधी के पीछे पूरा देश का अम्बेडकरवादी, संविधानवादी, लोकतंत्रवादी खड़ा है, चाहे वो कोई जात हो। राहुल गांधी जात नहीं है, इंसान है, इंसान इंसानियत की बात करता है। बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। बिहार की 65% आबादी युवाओं की आबादी है। जब 2 युवा चल रहे हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष, तो लोगों में जो ये जन सैलाब, जन समर्थन देख रहे हैं, ये जन विश्वास और जन आस्था है इन नेताओं में। दो नेता जनसंघर्ष को लीड कर रहे हों या 2 पार्टी जनसंघर्ष को लीड कर रही हो और जनता का सहयोग हो, जन समर्थन हो, तो इस तरह का ट्विनिंग आपको देखने को मिलेगा। इस तरह की जो है स्वाभाविक जो है समझदारी और स्वाभाविक जो है एक आदान प्रदान और कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में जो है एक एकता आपको दिखाई पड़ती है। तो मैं समझता हूँ ये जन संघर्षों की ताकत है, ये जन आंदोलनों की ताकत है। जब ये लोकतंत्र नहीं रहेगा
और वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा तो हम लोग आपस में यदि सही केमिस्ट्री नहीं रखेंगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा। आरजेडी और कांग्रेस के बीच जिस नई केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर ये सामने है। गले में झंडा गमछा आरजेडी का है और हाथ में झंडा इनके कांग्रेस का है और ये आरजेडी समर्थक भी हैं। तो नारा क्या लगा रहे हैं आप लोग? राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और अब राजनीति की खबरों से आर्थिक भ्रष्टाचार की खबरों की तरफ बढ़ते हैं, जहां देश के पूर्वी हिस्से और दक्षिण भारत से दो ऐसी खबरें आई जिसे आप भ्रष्टाचार पर गंभीर चोट कह सकते हैं। पहली खबर कर्नाटक से है, जहां कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकाने से 12 करोड़ रुपए कैश और 6 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी मिली है। ईडी ने आज उन्हें सिक्किम से गिरफ्तार किया। दूसरी खबर बिहार से है, जहां एक भ्रष्ट इंजीनियर के भ्रष्टाचार की कहानी होश उड़ाने वाली है। उसके पास से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और 52 लाख का कैश मिला है। इन दोनों खबरों पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। पहले बिहार की खबर देखते हैं। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट हैं इंजीनियर विनोद कुमार राय। आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU की टीम ने इनके घर पर छापेमारी की। इसे छिपाने के लिए इंजीनियर साहब को नोटों की गड्डियों को जलाना पड़ा, फिर भी सच सामने आ गया। दरअसल EOU को ये जानकारी मिली थी कि ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर विनोद कुमार राय भ्रष्टाचार में शामिल हैं। इसकी जांच के लिए गुरुवार रात उनके पटना वाले आवास पर जांच टीम पहुंची तो उनकी पत्नी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रेड करने से घंटों रोक कर रखा। जांच टीम रात 1:30 बजे से सुबह 5 बजे तक इंतजार करती रही और विनोद कुमार राय के घर के बाहर खड़ी रही। इस दौरान समय पाकर इंजीनियर की पत्नी 500 रुपए के नोटों की गड्डियों को बाथरूम में जलाती रही, साथ ही राख को शौचालय में डालकर फ्लश करती रही। बाद में बचे 40 लाख रुपए के नोट को पॉलिथीन में डालकर छत पर जाकर पानी की टंकी में डाल दिया। शुक्रवार की सुबह होने पर EOU की टीम घर में प्रवेश करते ही हैरान हो गई। उन्हें जले हुए कुछ नोट मिले। इसके बाद सुबह नगर निगम की टीम को बुलाकर शौचालय से और जले हुए नोट निकलवाए गए। फिर छत पर जांच की गई तो उन्हें पानी की टंकी में 40 लाख रुपए पॉलिथीन में बंधे हुए मिले। कुल मिलाकर जांच टीम को घर से 52 लाख रुपए कैश, करोड़ों की कीमत के जेवरात, महंगी विदेशी घड़ियां और आधुनिक गैजेट्स मिले हैं। शुरुआती आकलन में इंजीनियर विनोद कुमार राय के पास 100 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति होने की आशंका है। इस खजाने के लिए मिलने के बाद विनोद कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उनकी पत्नी पर भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने जांच टीम को परेशान किया और घर में प्रवेश करने से रोका। उन पर नोट जलाने और नाली में बहाने की कोशिश का भी आरोप लगा। विनोद कुमार राय फिलहाल मधुबनी में तैनात थे और सीतामढ़ी का भी चार्ज उनके पास था। उनके कार्यकाल के दौरान ही ये अकूत संपत्ति इकट्ठा की गई। टीम को उनके घर से संपत्ति से जुड़े कई कागजात भी मिले हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। नगद बरामद हुआ सर, 40 लाख के लगभग है सर। जेवर मिला है और कीमती घड़ियां मिली है। अच्छा, बताया जा रहा नोट जलाया गया था, कुछ पता चला क्यों? अब वो तो पूछा जाएगा सर। बिहार के बाद अब कर्नाटक की बात करते हैं, जहां चित्रदुर्ग विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं केसी वीरेंद्र। ईडी केसी वीरेंद्र के ठिकानों पर छापेमारी करके 12 करोड़ रुपए कैश और 6 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी जब्त कर चुकी है। ईडी को 1 करोड़ की फॉरेन करेंसी भी मिली है। 4 गाड़ियां जब्त की गई हैं। ये बताया गया है कि विधायक की गोवा में कसीनो कारोबार में हिस्सेदारी है। वो करीब 5 कसीनो के मालिक हैं, जिसमें फेमस पपीज कसीनो भी शामिल है। केसी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। केसी वीरेंद्र के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास करीब 134 करोड़ रुपए की संपत्ति और 19 करोड़ रुपए का कर्ज है। 2022-23 में उनकी कमाई अचानक बढ़ गई और उन्होंने करीब 33.68 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया। कल हमने आपको सत्ता की एक कुंजी दिखाई थी। इसका शीर्षक था पापा मंत्री हैं हमारे, इसलिए सरकारी प्रोटोकॉल चाहिए हमें। अब मंत्री पुत्र के लिए प्रोटोकॉल मांगने वाले उनके निजी सचिव पर एक्शन हो गया है। उन्हें पद से हटा दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह। उनके पुत्र अभिषेक सिंह को 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए उरई जाना था, जिसके लिए स्वतंत्र देव सिंह के निजी सचिव आनंद कुमार की तरफ से एक पत्र डीएम और एसपी जालौन को लिखा गया। इस पत्र में मंत्री के बेटे अभिषेक सिंह को 15 अगस्त के मौके पर प्रोटोकॉल दिए जाने के लिए कहा गया।
वायरल हुए इस पत्र में मंत्री के बेटे के साथ चलने वाली गाड़ियां और मंत्री पुत्र के निजी स्टाफ का भी नाम और नंबर दिया गया था ताकि प्रोटोकॉल की टीम संपर्क कर सके। सोशल मीडिया पर यह पत्र जारी होने के बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया। साथ ही लोगों ने भी सवाल उठाया कि आखिर मंत्री पुत्र के लिए कैसे प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया। कल हमने इस खबर को दिखाया जिसके बाद सचिव जी को पद से हटा दिया गया। सत्ता में अब बात करते हैं मुंबई की सड़कों पर गड्ढों वाले संकट की। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर जानलेवा गड्ढों की संख्या बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 20 अगस्त के बीच मुंबई में गड्ढों से संबंधित 10,000 से भी ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 3,000 से ज्यादा शिकायतें केवल पिछले 20 दिन में दर्ज की गई हैं। सड़कों पर गड्ढों वाले संकट की जमीनी हकीकत दिखाती TV9 भारतवर्ष की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप भी देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के सिवड़ी इलाके में, जहां पर आपको दिखाएंगे कि सड़कों पर गड्ढे किस तरीके से आपको बड़े बड़े दिखेंगे। ये देखिए किस तरह से गड्ढे हैं। अगर आप 40 से 50 की स्पीड में अगर 2 पहिया वाहन चलाकर आएंगे तो यहाँ पर आपका गिरना लगभग तय है। 9 फुट 2 इंच जो ये गड्ढा है, आप देखिए कि कैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफ़र करते हैं। देखिए हम अपने आपको कैमरे में दिखाएंगे कि 9 फुट 2 इंच जो ये माप कर बैठे दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से। ये तो रोज़ का ही है भाई। यहाँ क्या हुआ, फाटक के पास आप देखो गड्ढे हुआ, एक्सीडेंट कितने होते हैं, आदमी मरे भी है कितने तो आदमी। सबसे बड़ा बजट जो है मुंबई महानगर पालिका का मिलता है। और आए साल यहाँ पे मैं देखता हूँ इस रोड पे, अगर सिर्फ इस रोड की बात की जाए तो इस रोड पे 1.5 से 2 फीट के गड्ढे हो जाते हैं। आगे आप जाएंगे फिर से वहाँ पे पूरा टूटा हुआ है, वहाँ से इंसान पैदल चलना मुश्किल है। हर साल यही हाल है। अभी 15 दिन पहले सब बनाया था, वापस खराब हो गया। 15 दिन पहले RCC किया, 15-20 दिन पहले ऐसा बनाते हैं। RCC नहीं है बट उसमें भरते हैं फिर खराब हो जाता है। खड्डे भी इतने बड़े बड़े कि मतलब अपना पैर जो है ना, इतने पैर के इतने बड़ा खड्डे, गाड़ी चलाने का कैसा चलाने का। आए दिन का काम है, इधर कुछ काम भी होता है ना तो खाली बस नॉर्मली गिट्टी डाल देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन फिर वही हाल है इनका। हर साल की तस्वीर ऐसी, हर साल की तस्वीर और हर दिन की। अभी आज ये करेंगे ना इसको क्लियर तो खाली धूप पट्टी लगा के जाएंगे, उसके बाद वापस वही काम होएगा। मेरा बेटा बहू का एक्सीडेंट हुआ गोरेगांव, ये है बोरेवली नेशनल फ्लाईओवर पे, जगह पे हमारा बेटा ख़त्म हो गया, बहू भी ख़त्म हो गई। ऐसी बरसात हो रही थी? बरसात मामूली बरसात था लेकिन खड्डा था, खड्डा में बाइक गिरा और वो दोनों पीछे से आके गाड़ी चढ़ गई।